इस वीडियो में हम स्टार्स प्रैक्टिस बुक के यूनिट 1 मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू, द केल्विन द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज़ डिफाइंड एज। हमें केल्विन जो एसआई बेस यूनिट है टेम्परेचर का, उसकी डेफिनेशन पूछी हुई है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट ऑप्शन को अगर देखा जाए तो 100 ओवर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड स्टीम पॉइंट इनकरेक्ट है। सेकंड कहते हैं द फ्रैक्शन 1/373.15 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ स्टीम पॉइंट, ये भी इनकरेक्ट है। 100th ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, ये भी इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा, 1/273.16 फ्रैक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। रीज़न बड़ी सिंपल सी है। आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में पता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वाटर की तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये वो टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन। तो यहाँ से अगर मैं 1 केल्विन को लिखना चाहूँ तो 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.16 पार्ट ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और यही 1 केल्विन की डेफिनेशन है। सेकेंड क्वेश्चन, द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इज ±x। टाइम पीरियड की हमें फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू गिवन है और जो लेंथ की है वो गिवन है ±5। हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, फ्रैक्शनल एरर या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ जी। सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें टाइम पीरियड, लेंथ और जी। तो बेसिकली पेंडुलम का रिलेशन है t इज़ इक्वल टू 2π√L/g। तो यहाँ से अगर हम g के रिलेशन को लिखना चाहें, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो यह आएगा 4π² L/t²। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी हो जी के अंदर तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज इन लेंथ प्लस क्या कर देंगे 2 टाइम्स परसेंटेज इन टाइम पीरियड। और अगर परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपली हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो हम फिर क्या बोलेंगे कि फ्रैक्शनल एरर जो जी के अंदर है वो लेंथ के फ्रैक्शनल एरर प्लस 2 टाइम पीरियड के फ्रैक्शनल एरर के इक्वल आएगा। तो लेंथ का जो फ्रैक्शनल एरर यहाँ पर गिवन है वो y गिवन है, और x का जो फ्रैक्शनल एरर है वो क्या गिवन है, टाइम पीरियड का, सॉरी x। तो रिजल्ट क्या यहाँ पर होगा 2x प्लस y। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चार्ली है। थर्ड क्वेश्चन, द प्रेजेंट स्टैंडर्ड मीटर इज डिफाइंड है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने केल्विन को डिफाइन करना था, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड मीटर को डिफाइन करना है। तो स्टैंडर्ड मीटर की जो डेफिनेशन है उसकी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डेल्टा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ 1/299792458 सेकेंड। ये वैक्यूम में कितना हमारे पास डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है इस टाइम के अंदर, वो 1 मीटर के इक्वल है। ये तमाम डेफिनेशंस हमारे पास फर्स्ट ईयर की बुक के एंड में मेंशन है। नेक्स्ट फोर्थ पे चलते हैं, द टाइम टेकन बाय द व्हीकल टू गो फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इज 100 सेकेंड। It is recorded with a stopwatch having the least count of 1 second. How many significant figures are there in the value of time 100 second? फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास जो टाइम है वो गिवन है 100 सेकेंड, और ये पूछा गया है कि इस टाइम के अंदर टोटल कितनी जो फिगर्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमारे पास रूल्स होते हैं। यहाँ पर 100 सेकेंड ओवरऑल टाइम है और जो लीस्ट काउंट है 1 है। तो एक शॉर्टकट हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं कि जब हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करनी हो और ज़ीरो कहाँ पर प्रेजेंट हो, ऑन द राइट साइड। और शॉर्टकट ये होता है कि जो हमारे पास मेजरमेंट है हम उस मेजरमेंट को डिवाइड कर देते हैं लीस्ट काउंट के साथ। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट है दैट इज़ 100, लीस्ट काउंट कितना है 1, वैल्यू क्या है 100। इसका मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। अगर लीस्ट काउंट 10 होता तो एक ज़ीरो कैंसिल हो जाता, तो 2 नंबर सिग्निफिकेंट होते। तो यहाँ पर कितने नंबर सिग्निफिकेंट होंगे, ऑल 3 नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। इसके हम एक और रीज़न भी देख सकते हैं कि लीस्ट काउंट अगर 1 सेकेंड है दैट मीन्स 1 सेकेंड मिनिमम वैल्यू है जो स्टॉप वॉच मेजर कर सकता है। तो 100 सेकेंड में तीनों जो ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि यूनिट वैल्यू तक वो स्टॉप वॉच मेजर कर सकता है। अगर 10th वैल्यू तक करता तो फिर 2 नंबर सिग्निफिकेंट होते और 1 नंबर सिग्निफिकेंट ना होता। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ अल्फ़ा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज़ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़।
जो स्फेयर का रेडियस है उसका हमें एरर गिवन है 1%। द एरर इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में कितना एरर इन्वॉल्व होगा। फार्मूलाज हमें पता होने चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज़ इक्वल टू 4πr²। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी सरफेस एरिया में, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस। ये रूल है कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। तो रेडियस में यहाँ कितना गिवन है 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 2%। तो करेक्ट आंसर इज अल्फ़ा। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन कहता है कि इफ़ u1 एंड u2 आर द यूनिट सेलेक्टेड इन टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड n1 n2 आर देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज मीन्स मैग्नीट्यूड रिस्पेक्टिवली, देन u1 और u2 हमारे पास यूनिट्स हैं दो सिस्टम्स के अंदर, और n1 और n2 उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। याद रखें कि कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो फ़िज़िकल क्वांटिटी दो चीज़ों का प्रोडक्ट होती है, और वो दो चीज़ें क्या हैं ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एक हमारे पास होता है न्यूमेरिक पार्ट। न्यूमेरिक पार्ट का मतलब होता है उस फिज़िकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है यूनिट के साथ। अब जो न्यूमेरिक पार्ट यहाँ पर है वो n1 है, और उस सिस्टम ऑफ यूनिट u1 है। अब जो सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करेंगे तो न्यूमेरिक पार्ट अगर n2 है और यूनिट u2, तो याद रखिएगा ये दोनों इक्वल होंगे। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर n1 है, किलोमीटर u1 है, 1000 n2 है, तो u2 मीटर है। तो ये वैल्यू तो डिफर नहीं करती। अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज कर देंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो क्या लिखेंगे, n1 u1 इज़ इक्वल टू n2 u2। तो सिक्स क्वेश्चन हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो भी अल्फ़ा होगा। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, 3 स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ अ नीडल विद अ स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज़। अब यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है कि मिनिमम डिवीजन्स क्या हैं, इसको मैं चेक कर लेता हूँ बुक से कि क्या इसमें मिस प्रिंटिंग है। 1 मिलीमीटर कि मिनिमम डिवीजन जो हमारे पास है वो 1 मिलीमीटर है, एंड रिकॉर्डेड एज गिवन विच रिकॉर्ड इज़ करेक्ट। सेम ऐसा क्वेश्चन हमारी बुक में भी है। इसमें ये देखना होता है कि अगर हमारा जो लीस्ट काउंट है, मिनिमम डिवीजन मींस लीस्ट काउंट, वो 1 मिलीमीटर, तो यूनिट जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसको देखा जाए वो क्या है, मीटर। तो क्या करें, इस लीस्ट काउंट को मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.001 मीटर। अब इससे ये पता चला लीस्ट काउंट से कि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक हमारे पास वैल्यू मेजर हो सकती है मीटर के अंदर। तो जो इनमें से वैल्यू डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक होगा वो करेक्ट, और वो कौन सी है, सेकंड स्टूडेंट की कैलकुलेशन। तो मींस स्टूडेंट 2 का जो रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट। तो सेवन्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ चार्ली। अगर सेंटीमीटर होता तो फिर हम 1 सेंटीमीटर मींस 0.01 मीटर, तो फिर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होते हैं, और फिर आपके पास स्टूडेंट 3 का जो आंसर होता वो करेक्ट होता। तो इस मेथड को याद रखिएगा कि किस तरह से हमने चेक करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा नहीं है। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एरर इन अ सर्टेन मेजरमेंट अकर्स ड्यू टू। एरर क्यों आता है, देखें एरर हम टाइप्स वाइज पढ़ें तो रैंडम एरर होता है और सिस्टमेटिक एरर होता है। रैंडम एरर अननोन कॉज की वजह से होता है। जब सिस्टमेटिक एरर की बात करें तो वो अल्फा ऑप्शन नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन बिल्कुल आ सकता है, इनअप्रोप्रिएट टेक्निक बीटा बिल्कुल, फॉल्टी ऑपरेटर्स। तो अल्फा बीटा चार्ली तीनों करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। और ये कौन सा एरर है, सिस्टमेटिक एरर। 9th क्वेश्चन, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द एरिया ऑफ गिवन डायग्राम इज। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो डायग्राम है वो मिसिंग है। मैं इसको बुक से देख लेता हूँ। बुक में भी ऐसा कोई डायग्राम नहीं है कि जिससे हम इसको देख सकें कि क्या हमारे पास इसका रिज़ल्ट आता है। तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास डायग्राम नहीं होगी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन,
10th क्वेश्चन कहता है कि डेका, डेसी एंड मेगा रिस्पेक्टिवली मीन्स डेका 10⁻1, डेसी 10⁻⁻1, मेगा 10⁻6। तो 10th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? अल्फा। 11th क्वेश्चन 134.7 शुड बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज। अब 11th क्वेश्चन में 134.7 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आना चाहिए। तो जब डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेकर जाएंगे तो साथ 10 की पावर मल्टीप्लाई होगी। अगर राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, अगर लेफ़्ट से राइट जाएंगे 10 की पावर नेगेटिव। तो यहाँ क्या आएगी? 10 की पावर पॉजिटिव 2। तो करेक्ट आंसर इज़ बीटा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, कैंडला इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग। कैंडला हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने का यूनिट होता है। इसका आंसर क्या होगा? बीटा। और ये ऐसा ही बेस यूनिट है। 14th क्वेश्चन, द एवरेज टाइम द अर्थ टेक्स टू मेक एग्जैक्टली वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इज डिफाइंड एज। कहते हैं एवरेज टाइम जो हमारे पास अर्थ को लगता है अपने अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, याद रखिएगा स्पिन मोशन है और अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड जो एक रोटेशन कंप्लीट करता है ये 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको सोलर डे का नाम दिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगी? बीटा। और अगर लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर हम जानते हैं क्या है? लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। 14th, द डिस्टेंस x डिटर्मिन बाय द डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पोजीशन मेजरमेंट। अब 14 में उसने बता दिया कि जो डिस्टेंस x है ये दो चीज़ों के डिफरेंस से आया है। लेट से मैं कह देता हूँ x2 माइनस x1 और x1 की वैल्यू यहाँ पर वो कहता है 10.5 प्लस माइनस 0.1 है, ये x1 की वैल्यू गिवन है। और x2 की वैल्यू 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। देन x विल बी रिकॉर्डेड एज, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए अगर ये डिफरेंस है x तो हम क्या करेंगे? x2 और x1 का डिफरेंस 26.8 माइनस 10.5, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 16.3। लेकिन जब हम x के अंदर अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करेंगे तो हमने रूल पढ़ा था कि जब भी क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए आप उनके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करते हो। तो अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन x1 और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन x2 इन दोनों को ऐड करना है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू देखें तो कितनी है? 0.1 और 0.1। तो यहाँ पर आएगा 0.1 प्लस 0.1 दैट इज़ प्लस माइनस 0.2। तो क्या रिजल्ट लिखेंगे? x इज़ इक्वल टू 16.3 प्लस माइनस 0.2 और यूनिट हमारे पास क्या होगा? सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज़ 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें मर्करी की डेंसिटी की वैल्यू गिवन है। इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम विल बी। वो कहते हैं बताएं इसकी वैल्यू CGS सिस्टम में क्या होगी। तो 15 क्वेश्चन में हमने सिंपली जो डेंसिटी की वैल्यू है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। अब CGS सिस्टम का मतलब होता है ग्राम, सेंटीमीटर एंड सेकेंड। तो 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 13600, साथ कन्वर्जन फैक्टर आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, ये 1000 आ गया। 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन पावर 3 है तो 10⁻2 और पावर 3 ये आएगा 6। तो 6 न्यूमरेटर में जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो 3 माइनस 6 माइनस 3, तो यह आएगा 13600 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? अल्फा। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर डबल, द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी। अगर फोर्स और लेंथ के यूनिट्स को डबल कर दिया जाए तो एनर्जी के यूनिट में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए हम जानते हैं कि एनर्जी
लेट से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कोई भी हो, तो उसका जो यूनिट है वो न्यूटन इनटू मीटर है। अब न्यूटन फोर्स के लिए और मीटर लेंथ के लिए, अब फोर्स और लेंथ दोनों के यूनिट्स को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। जब दोनों के यूनिट को डबल करेंगे तो 2 × 2 यूनिट दोनों के डबल, तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स हमारे पास वैल्यू में चेंज आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। 17th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ टाइम। हमने किप्स के टेस्ट में भी इसको किया था कि हमारे पास वैल्यूज़ जो होती हैं ये टाइम के इक्वल होती हैं। कौन कौन सी, L/R, R/C और √LC, ये तमाम जो हैं ये टाइम के इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो क्या है, L/R, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एंगुलर मोमेंटम हैज़ अ सेम यूनिट एज। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट इन दोनों का यूनिट सेम होता है, और क्या इनका यूनिट होता है, याद रखिएगा, जूल सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। और जूल सेकंड को अगर आप सॉल्व करें तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के। रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में बताता चलूँ, इसका यूनिट पर मीटर होता है जो पावर ऑफ लेंस और वेव नंबर का होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 11 में, सिंबल इसका के है और यूनिट इसका होता है जूल पर मोल पर केल्विन। जो यूनिट जनरल गैस कांस्टेंट का होता है वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का होता है, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट आप लोग जानते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। 19th क्वेश्चन, ज़ीरो एरर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। ज़ीरो एरर हमारे पास किस से बिलोंग करता है, ये सिस्टमेटिक एरर, और सिस्टमेटिक एरर में अगर बात करें तो क्या चीज़ होती है, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है कि जब हमारे पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो मैच ना करे, या मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मैच ना करे, तो या तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है या नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। दैट बिलोंग्स टू इंस्ट्रूमेंटल एरर। 20th क्वेश्चन, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़ 1%, देन एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इज़। हमें रेडियस में गिवन है, हमें वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है। पहले हमने क्वेश्चन ऐसा ही किया था स्फीयर के लिए, सरफेस एरिया। अब इस क्वेश्चन में हम वॉल्यूम की बात करेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की पावर क्या है, 3। तो बाय रूल जो पावर होगी वो आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आर की अनसर्टेनिटी 1 है, तो 3% हमारा आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 5.3 ± 1 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस ऑफ अ स्फीयर की वैल्यू गिवन है, अनसर्टेनिटी और उसकी मेजरमेंट। द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम इज़, हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है वॉल्यूम में। सेम जो ऊपर क्वेश्चन किया उसी को हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए। देखिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर हमने वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है तो 3 टाइम हम लेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मींस लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब रेडियस की वैल्यू में जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1, मेजरमेंट कितनी है, 5.3। तो ये आ जाएगा 0.1 ओवर 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ऑप्शंस में इसको सॉल्व नहीं किया गया, तो देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन हमारे पास इस फॉर्म में लिखी हुई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, वो बीटा। 21 आंसर इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनमें से कौन से हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी। प्रेशर को किया जा सकता है, स्ट्रेस को भी किया जा सकता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहे वो बल्क हो, शेयर हो, यंग, उसको भी किया जा सकता है, लेकिन सरफेस टेंशन को नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरफेस टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर जो स्प्रिंग कांस्टेंट का होता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज चार्ली। 23rd, in an experiment 4 quantities A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4%. Quantity P is calculated as follows. Percentage error in P is,
हमें p का रिलेशन गिवन है जिसमें a की पावर 3, b की पावर 2 और डिवाइड ये हो रहे हैं सी डी से। हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है p में। तो देखें रूल को हम यूज़ करेंगे कि अगर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है p में तो 3 मल्टीप्लाई होगा परसेंटेज एरर इन a प्लस 2 टाइम परसेंटेज एरर इन b प्लस परसेंटेज एरर इन c प्लस परसेंटेज एरर इन d। अब वैल्यूज हमें गिवन है a में 1% है, b में 2% है, c में 3% है और d में 4। तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, तो 14% इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज अल्फा। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के रेडियस को फाइंड करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है, इसकी बात भी हमने टॉपिक में की थी कि न्यूक्लियस का साइज़ और एटम का साइज़। जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो फर्मी में फेम्टोमीटर मेजर किया जाता है और जो एटम का साइज़ होता है वो एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्मी यानी फेम्टोमीटर होगा एंड दैट इज़ डेल्टा ऑप्शन। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इक्वल टू वॉट। इनमें से कौन सा यूनिट ऐसा है जो वॉट के इक्वल नहीं है। अब याद रखें कि वॉट पावर का यूनिट है, ये जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। इसके अलावा पावर का फार्मूला होता है वी आई, ये वोल्टेज इंटू एम्पेयर के इक्वल होता है। आई स्केयर आर ये एम्पेयर स्केयर इंटू ओहम के इक्वल होता है और वी स्केयर ओवर आर ये वोल्टेज स्केयर पर ओहम के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा जूल पर सेकंड करेक्ट है, बीटा एम्पेयर इंटू वोल्ट करेक्ट है, चार्ली एम्पेयर स्केयर इंटू ओहम करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है, डेल्टा एम्पेयर पर वोल्ट। और एम्पेयर पर वोल्ट याद रखिएगा ये किसके इक्वल होता है, ये कंडक्टेंस का यूनिट होता है, ये मोहो के इक्वल होता है, ये पावर के इक्वल नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस एज ड्राइव क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। याद रखें बेस क्वांटिटीज़ किसी भी और क्वांटिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, तभी उनको बेस और फंडामेंटल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ नन ऑफ दीज, डेल्टा। 27 if the radius of the earth shrinks by 1.5%, mass remains same, mass चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ रेडियस श्रिंक कर रहा है 1.5%, then the value of acceleration due to gravity changes by, तो हमारे पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना चेंज होगी। 27 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर हमें रिलेशन पता होना चाहिए जी का। तो जी का रिलेशन है जी एम ओवर आर स्क्वायर। मैथ सेम है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ आर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर फाइंड करनी है ओवरऑल जी के अंदर तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 टाइम्स इन आर। तो आर में कितनी है 1.5, तो 1.5 इंटू 2 हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 3%। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है, चार्ली। 28 ये बुक में इंफॉर्मेशन मेंशन है, द कंप्यूटर चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो 28 का आंसर क्या होगा चार्ली, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो सैंड से ऑब्टेन किया जाता है, कोई इसमें डाउट नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर मैं मार्क नहीं कर पाया, वो ऑप्शन क्या थी, चार्ली। और 28 का आंसर भी क्या है, चार्ली। 29th क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम विच डिफाइन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर। वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ मिनिमम, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करती हैं। ये बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है। तो कितनी बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, 7। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डेल्टा। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, द रीडिंग ऑफ अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आर नोटेड बाय 4 टाइम्स बाय अ स्टूडेंट। The student average these reading but does not take into account the zero error of the voltmeter. The average measurement of the potential difference is। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नोट की गई 4 दफ़ा, एक स्टूडेंट ने इसको किया और स्टूडेंट ने क्या किया, ये सब काम करते हुए ज़ीरो एरर को प्रॉपर्ली नोट ना किया। तो कहते थे एवरेज मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, और जो एवरेज वैल्यू आई पोटेंशियल डिफरेंस की वो ये है। अब इन वैल्यूज़ के बारे में हमने बताना है कि ये वैल्यूज़ प्रिसाइज एक्यूरेट हैं, प्रिसाइज हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं हैं,
एक्यूरेट हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं है, और डेल्टा ऑप्शन कि ना तो ये एक्यूरेट हैं और ना ये प्रिसाइज हैं। अगर इन तमाम वैल्यूज़ को हम देखें तो ये एक दूसरे के क्लोज हैं, 1.176, 1.178, 1.77 और 1.76, कुछ जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं वो सबके सेम हैं। जो डिफरेंस है वो लास्ट में 6, 8, 7 और 6। इसके अंदर अगर वैल्यूज़ क्लोज हैं तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, प्रिसाइज, क्योंकि डिग्री ऑफ माइन्यूटनेस या कितनी हद तक हमारे पास वैल्यूज़ एक दूसरे के क्लोज हों, ये वैल्यू बताएगी कि कितनी वैल्यू प्रिसाइज आएगी। लेकिन अगर आपने ज़ीरो एरर को मिस कर दिया, इसका मतलब आपकी वैल्यू में सिस्टमेटिक एरर है, और जितना सिस्टमेटिक एरर ज़्यादा होता है, याद रखिएगा कि उतनी हमारे पास वैल्यू की जो एक्यूरेसी होती है वो कम हो जाती है। तो मतलब ये वैल्यू प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी 30 क्वेश्चन की, बीटा। और अगर फ़र्ज़ करें वो ज़ीरो एरर को भी नोट करता और ज़ीरो एरर के बाद ये वैल्यूज़ बताता, तो फिर हमारा आंसर प्रिसाइज भी होता और एक्यूरेट भी होता। 31 question. A student perform an experiment with simple pendulum and measures time for 10 vibration. एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया सिंपल पेंडुलम का और 10 वाइब्रेशंस के लिए टाइम को नोट किया। इफ़ ही मेजर्स द टाइम फॉर 100 वाइब्रेशन, कहता अगर वो मेजर करता 100 वाइब्रेशंस के लिए टाइम को, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम विल बी रिड्यूस बाय, कितने गुना हमारा जो एरर है वो रिड्यूस हो जाता। तो अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो एन डैश जो है वो 10 टाइम्स ग्रेटर है एन से, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के लिए टाइम को नोट किया गया। तो हम जानते हैं टाइमिंग अनसर्टेनिटी में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का नंबर ऑफ वाइब्रेशन से इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन 10 टाइम्स ज़्यादा हैं तो 10 टाइम्स हमारी वैल्यू जो होगी वो क्या होएगी, कम हो जाएगी। तो 31 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो डेल्टा होगा। 3-dimensional angle subtended at a center of a sphere by an area equal to pi r square of its surface is equal to। 32 क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि 3-dimensional एंगल को कैलकुलेट किया जाए, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो टी रेडियन में आएगा, और कंडीशन क्या की गई कि हमारा जो सरफेस एरिया है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है सरफेस एरिया ओवर स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड जब होगा आर स्क्वायर से तो पाई टी रेडियन हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स ये टोटल सरफेस एरिया का 4th पार्ट है, तो एंगल भी टोटल स्फीयर का 4 पाई, उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो वो पाई टी रेडियन। तो 32 का राइट आंसर क्या है, बीटा। 33 क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन इज। ये बुक की सारी इन्फॉर्मेशन है, इसका आंसर चार्ली है, 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। ऐसे बड़े कम चांस होते हैं क्वेश्चंस के आने के जो बुक की साइड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो। कुछ साइड इन्फॉर्मेशन हैं ऐसी जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत थोड़े आते हैं। नेक्स्ट 34th, decimal submultiples and multiples of unit are indicated using a prefix to a unit. For example, the prefix milli represents 10 raised to power minus 3. Which of the following gives the sum multiples or multiple represented by pico and giga? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें pico और giga की वैल्यू बतानी है। pico 10 raised to power minus 12 और giga 10 raised to power positive 9। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 34 का, चार्ली। 35th क्वेश्चन, solid angle subtended by the center by semi-sphere in st radian is। semi-sphere means half sphere, तो टोटल स्फीयर का एंगल 4 पाई टी रेडियन। तो अगर सेमी स्फीयर होगा तो 4 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 पाई टी रेडियन। मैं रिपीट कर दूं 35 क्वेश्चन को। हमें एक चीज़ पता है कि अगर कंप्लीट स्फीयर हो, वन स्फीयर, तो वन स्फीयर का कंप्लीट सॉलिड एंगल होता है 4 पाई टी रेडियन। तो अगर हमारे पास हाफ स्फीयर है, सेमी स्फीयर, तो टोटल एंगल को डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। रिजल्ट क्या आएगा, 2 पाई टी रेडियन। 36 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय अ सेकंड पेंडुलम इन अ डे इज। कितनी वाइब्रेशन एक सेकंड पेंडुलम एक दिन में कंप्लीट करता है।
और हमने कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस को, और टाइम कितना हमारे पास 1 डे, और पेंडुलम कौन सा है, सेकंड। तो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 2 सेकंड। जो टोटल टाइम हमें गिवन है वो कितना है, 1 डे। और 1 डे के बारे में आप जानते हैं कि 1 डे इक्वल होता है 86400 सेकेंड। कैलकुलेट करना है एन को। तो टाइम पीरियड टोटल टाइम ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन होता है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करने के लिए टोटल टाइम को टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल टाइम 86400 डिवाइड बाय 2, तो रिजल्ट क्या आएगा, 43200। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट 37th क्वेश्चन। 37th question. The angle subtended by an arc of a circle of length equal to 2r at a center of a circle is. अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जो टोटल आर्क लेंथ है वो 2r के इक्वल है, और केस क्या है, सर्कल का, मीन्स ये प्लेन एंगल है। तो सिंपल सा रिलेशन हमारे पास होता है, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है s इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू s ओवर r। तो s किसके इक्वल है, 2r। इसका मतलब थीटा कितना होगा, 2 रेडियंस। 1 रेडियन होता है 57.3 डिग्री। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 114.6 डिग्री। तो 37 का करेक्ट आंसर हमारे पास डेल्टा। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज फोर्स। इनमें से कौन सा है ऐसा रिलेशन जिसका यूनिट सेम वही आएगा जो फोर्स का होगा। फर्स्ट है एनर्जी डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब एनर्जी को डिस्टेंस से डिवाइड किया जाए तो क्या ये फोर्स के इक्वल आएगा, इसको चेक कर लें। हमारे पास जो जूल है वो न्यूटन मीटर है, तो यहाँ पर अगर मैं न्यूटन को लिखना चाहूँ तो न्यूटन इक्वल आएगा जूल पर मीटर, बिल्कुल ठीक है। एनर्जी अगर डिस्टेंस से डिवाइड हो तो वो फोर्स के इक्वल आएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारी करेक्ट है। सेकेंड, एनर्जी इंटू डिस्टेंस, ये जूल मीटर गलत होगा। चार्ली, एनर्जी ओवर टाइम, जूल ओवर सेकेंड, ये पावर का होगा। और लास्ट, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, ये एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आएगा। तो करेक्ट आंसर इज ओनली अल्फा। 39 क्वेश्चन। The sphere of radius r is dropped into a tank of water and sink at speed v. The drag force experienced by a sphere is F is equal to KRV, where K is constant. What are the SI unit of K? अब यहाँ पर K को ये ना सोचिएगा कि K हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये केस है ड्रैग फोर्स का, और ड्रैग फोर्स के रिलेशन में वो कह रहा है कि F इक्वल है KRV के। अब K एक अननोन फैक्टर है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट हमने बताना है। तो K इक्वल आएगा F ओवर RV। इनकी बेस यूनिट पुट कर दें। फोर्स का बेस यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस मीटर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। कैंसिल क्या होता है, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, पावर -1 न्यूमरेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स। -2 + 1 -1। और ये कौन सी है क्वांटिटी, ये बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का SI बेस यूनिट है। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, चार्ली। 40th क्वेश्चन। एज x इज इक्वल टू a³ b² divided by √CD. If percentage error in the measurement of A, B, C and D are 1%, 2%, 4% and 3% respectively, the maximum error in the X will be. अब 40th क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम एरर फाइंड करना है कि X में कितना होगा। तो रूल अप्लाई करें, उस रूल के अकॉर्डिंग देखें कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। अब यहाँ पर x जो गिवन है वो a³ b² ओवर √CD के इक्वल है। तो रूल हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं सॉल्यूशन को लिखना चाहूँ तो लिखूँगा कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x इज इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज इन a प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज इन b प्लस 1/2 टाइम्स परसेंटेज इन c एंड प्लस 1/2 टाइम्स परसेंटेज इन d। अब वैल्यूज हमें गिवन है, a में 1%, b में 2, c में 4 और d में 3%। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 1, जो b की वैल्यू है वो 2 है, जो c की वैल्यू है
वो 4 है और जो डी की वैल्यू है वो 3 है। जो सॉल्व करेंगे हम 4 + 3 7 + 2 9 और 9 + 1.5 ये हमारे पास रिज़ल्ट जो आएगा ये 11.5। तो सबसे जो क्लोज आंसर है वो क्या है, वो डेल्टा है, क्योंकि 11.5 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डेल्टा। 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन में हमारे पास द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ क्यूब इज़ 2%। तो लेंथ के अंदर अनसर्टेनिटी उसकी वैल्यू गिवन है 2%। द अनसर्टेनिटी इन इट्स वॉल्यूम विल बी। अब हमारे पास क्यूब है और उसकी अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो 2%। हमें ये बताना है कि उस क्यूब के वॉल्यूम में कितनी होगी। याद रखें जो क्यूब होता है उस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो बेसिकली एल क्यूब है। तो परसेंटेज इन वॉल्यूम जो होगा वो 3 टाइम्स परसेंटेज इन लेंथ के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को अगर देखें तो हमारे पास जो लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो कितनी गिवन है 2। रिजल्ट क्या आएगा 6%। करेक्ट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा एनर्जी का यूनिट है। फर्स्ट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनकरेक्ट, ये सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होगा। बीटा किलोवाट ये पावर का यूनिट है, ये भी इनकरेक्ट। वॉट डे ये एनर्जी का यूनिट है, क्योंकि किलोवाट आर तो वॉट इंटू आर पावर और टाइम ये एनर्जी है। तो आर की जगह डे लिख दिया तो वॉट डे ये किसका है यूनिट, अब भी एनर्जी का है। तो करेक्ट आंसर फॉर 42 इज चार्ली। 43। A radio transmitter emits a signal of power P when current flows through it. These quantities are related by P is equal to Ki, where K is constant. Which unit be used for the constant K? अब P पावर है, K अननोन है, I करंट है, K क्या होगा। तो रिलेशन आपको पता है कि पावर इक्वल होता है वोल्टेज टाइम्स करंट के। इसका मतलब यहाँ पर जो K है वो किसके इक्वल है, वोल्टेज के। और अगर ना भी पता हो तो K इक्वल आएगा पावर डिवाइड बाय करंट। तो पावर और करंट को डिवाइड करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन अल्फा। 44। विच एक्सप्रेशन कुड बी करेक्ट फॉर द वेलोसिटी ऑफ ओशन वेव्स इन टर्म्स ऑफ रो द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच द डेप्थ ऑफ ओशन एंड लैम्डा द वेवलेंथ। सेम क्वेश्चन हमने किप्स की जो प्रैक्टिस बुक उसके यूनिट 1 की डिस्कशन में भी किया। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा जी टाइम्स लेम्डा। इसमें करेक्शन है, ये जो सिंबल बेसिकली है ये लेम्डा। कैसे, इसमें यूनिट सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। अगर अल्फ़ा ऑप्शन से ही हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, तो अंडर रूट जी लेम्डा। अब जी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और लेम्डा मीटर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड स्क्वायर। अंडर रूट जब लेंगे तो रिजल्ट होगा मीटर पर सेकेंड। तो यही यूनिट किसका, स्पीड का। इसलिए अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट है। 45। अ रेडियो एरियल ऑफ लेंथ एल व्हेन द करंट आई emits a signal of wavelength I and P. These quantities are related by P is equal to Ki square L over I whole square, where K is constant. What unit, if any, should be used for the constant K? 45 क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट K का यूनिट बताना है कि क्या होगा। और यहाँ पर उसने बता दिया कि जो कैपिटल L है वो लेंथ है, I जो है वो करंट है, इसके अलावा जो वेवलेंथ है उसको उसने शो किया हुआ है स्मॉल l के साथ, और पावर क्या है P। तो देखिए यहाँ पर जब हम लेंथ को वेवलेंथ से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बाकी जो रिमेनिंग है वो सिर्फ क्या है, P इज़ इक्वल टू के आई स्क्वायर, क्योंकि लेंथ ओवर वेवलेंथ यूनिट मीटर ओवर मीटर कैंसिल। तो रिमाइंडर सिर्फ क्या है, के आई स्क्वायर। तो ये रिलेशन क्या है पावर का, पावर इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसका मतलब जो के है वो क्या है, रेजिस्टेंस। तो यूनिट क्या होगा, ओहम। करेक्ट ऑप्शन बीटा। 46 question, if y is equal to a plus bt plus ct square, where y is in meter and t is in second, the unit of v। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने किस में किया था, किसी भी क्वेश्चन में जो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हों तो ये तभी पॉसिबल होता है जब क्वांटिटीज़ सिमिलर हों।
दैट मीन्स अगर हमारे पास ये वाई ए बी टी और सी टी स्क्वायर का सम है तो यहाँ पर वाई का, ए का, बी टी का और सी टी स्क्वायर का यूनिट सेम है। तो अगर आपको यहाँ पर यूनिट फाइंड करने हैं बी के तो क्या करेंगे, बी टी को कंपेयर कर लेंगे वाई से क्योंकि यूनिट सेम है। तो बी इक्वल आ जाएगा वाई ओवर टी के। तो वाई का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज चार्ली। 47 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हैज़ 2% अनसर्टेनिटी। वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है वो 2% है और जो मैस में अनसर्टेनिटी 1% है। काइनेटिक एनर्जी में कैलकुलेट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन सिंपल, हाफ टाइम एम वी स्क्वायर। तो रूल जब अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू परसेंटेज इन मैस प्लस वी की पावर 2 है तो 2 टाइम परसेंटेज इन स्पीड। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें, स्पीड में हमारे पास 2 है, मैस में 1, तो 1 प्लस 2 टाइम्स 2 रिजल्ट विल बी 5%। तो 47 का आंसर क्या है, चार्ली। 48 द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज 80 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस आफ्टर इट हैज़ बीन कूल्ड, मीन्स टेम्परेचर कम हुआ। द टेम्परेचर इज 10 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। द फॉल इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज। अब 48 क्वेश्चन हमने फॉल इन टेम्परेचर की बात करनी है। मीन्स टेम्परेचर ड्रॉप, इसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और ये क्या आ जाएगा, ये T1 माइनस T2 के इक्वल आएगा। तो T1 80 है, T2 क्या है 10, ये आपके पास आ गया 70 डिग्री सेल्सियस। अब रूल के अकॉर्डिंग जब डिफरेंस लिया जाए या सम लिया जाए तो उसमें टोटल अनसर्टेनिटी अगर कैलकुलेट करनी हो तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया जाता है। तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन T1 और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन T2 को ऐड कर देंगे। चाहे एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन, हम हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी T1 में 0.1 है और T2 में भी 0.1 है, तो 0.1 प्लस 0.1 यह आ जाएगा प्लस माइनस 0.2। तो क्या रिजल्ट लिखेंगे कि टेम्परेचर का जो फॉल है वो 70 है प्लस माइनस 0.2 और इसका यूनिट ओवरऑल क्या होगा, डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट ऑप्शन 42 का क्या है, चार्ली। 48 का सॉरी, चार्ली। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, डेंसिटी of wood is 0.5 gram per cc means centimeter cube in a CGS unit. The corresponding value in MKS. अब इस क्वेश्चन में हमने CGS को MKS में कन्वर्ट करना है। पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने MKS को CGS में किया था। तो वैल्यू है 0.5 ग्राम ओवर CC, CC मीन्स सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्ट करें MKS मीन्स हमने इसको कन्वर्ट करना है किस में, किलोग्राम ओवर मीटर क्यूब में। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर, तो -2 की पावर क्या 3, तो ये हो जाएगा -6। -6 नोमिनेटर में जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 6 पॉजिटिव 3, तो वैल्यू क्या होगी 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 49 की क्या है, अल्फा। लास्ट क्वेश्चन, when current I flows through a resistor R for time t, the heat generated in a resistor is given by H is equal to I square RT. The percentage error in the measuring I, R and T are 2%, 1% and 1%. Then the maximum error in the measurement of heat. Simple, मैक्सिमम एरर हमें फाइंड करना है हीट में, क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होगी, आई की पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट प्लस परसेंटेज इन रेजिस्टेंस प्लस परसेंटेज इन टाइम। तो करंट की अनसर्टेनिटी कितनी है 2, रेजिस्टेंस की 1 और टाइम की भी 1, तो रिजल्ट होगा 6%। तो करेक्ट आंसर इज़ 50। तो ये थी डिस्कशन स्टार्स प्रैक्टिस बुक के यूनिट 1 की। अब नेक्स्ट जो हम यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम इंशाल्लाह उनके प्रैक्टिस बुक की डिस्कशन को करेंगे।